दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले इस देश की हालत इससे ज्यादा बुरी कभी नहीं थी। इससे पहले इस देश का विपक्ष ऐसी बुरी हालत में कभी नहीं था। इससे पहले इस देश के पॉलिटिशियंस हो या प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी देश में आई नहीं थी। इस देश के भीतर में रोजगार का सवाल हो या फिर सरकारी कंपनियों से कमाई का सवाल, ऐसी बुरी स्थिति इससे पहले थी ही नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद एक आस और एक उम्मीद अगर समूचा विपक्ष यह लगाकर बैठा है कि वह अगर वर्चुअली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ जुड़ जाए और फिर इस देश को विकल्प दे दे, तो फिर शायद यह हवा में पुलाव बनाने वाली स्थिति है। यह ख्वाब देखने की सोच है, क्योंकि इस देश के भीतर के हालात शायद इस देश के तमाम वकील हों, प्रोफेसर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले इंटेलेक्चुअल्स हों, इस देश का युवा क्यों ना हो, लेकिन उसे नहीं पता है इस देश में उसका योगदान है क्या। और अगर वह योगदान देना भी चाहता होगा तो शायद उसके सामने एक अंधेरा छा जाएगा कि आखिर वो अपना योगदान दे तो कहां दे, क्योंकि इस तरीके की पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह हो चली है कि इस देश में जब जब सत्ता के विकल्प के तौर पर उन पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पारंपरिक तौर पर ही जुड़ते हैं और इस दिशा में सोचना शुरू करते हैं कि अगर उनके वोट को मिलाते चला जाए तो फिर बीजेपी या कहे मोदी को मात दी जा सकती है। शायद यह एक असंभव सी सोच है। यह सोच 2014 से पहले की सियासत में फिट बैठ सकती होगी, लेकिन हमें लगता है 2024 के बाद की सियासत या मौजूदा वक्त में भी भारत जिस दिशा में बढ़ चुका है, ऐसे में इस देश के पास सिवाय कंगाली के, मुफलिसी के, बेरोजगारी के और शायद आर्थिक विपन्नता के कुछ भी नहीं है। इस देश में कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम भी है तो वह ऑर्गेनाइज्ड वे में आकर खड़ा हो गया है, यानी सिस्टम करप्शन का हिस्सा है और करप्शन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको इस देश में सिवाय सत्ता की ईमानदारी के कुछ दिखाई नहीं देगा। अलग अलग तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा हर सत्ता काल में गढ़ी गई, लेकिन मौजूदा वक्त में लोकतंत्र की परिभाषा सत्ता के साथ अगर आप खड़े हैं तो वही लोकतंत्र है। हमें लगता है आज जरा इन पन्नों को पलटिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वह कौन सी स्थिति है जिसमें बार बार विपक्ष इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर वह एकजुट हो गया तो इस देश को विकल्प दे देगा, जबकि हर कोई जानता है इस देश के भीतर में भारत न सिर्फ सबसे युवा है बल्कि दुनिया के मानचित्र पर भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद है और वही युवा सबसे बड़ी तादाद में बेरोजगार है, लेकिन वह आंदोलन करने के लिए खड़ा नहीं होता है। इस देश के राजनीतिक दल युवाओं को खड़ा कर पाने में सक्षम नहीं है। अभी तक जिस राजनीतिक जमीन पर वो चलते रहे वह राजनीतिक जमीन मौजूदा वक्त में पूरी तरीके से भोतरी हो चली है। हमें लगता है कि जब इस बात का जिक्र होता है कि एक विपक्ष एकजुट होना चाह रहा है, यह सोचकर कि 2019 में बीजेपी को कितने वोट मिले थे, यही 23 करोड़ वोट, लेकिन विपक्ष को तो 23 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। उसमें सिर्फ कांग्रेस को ही 12 करोड़ वोट मिले थे, और अगर उसमें ममता बनर्जी के 2.5 करोड़ वोट को जोड़ दीजिएगा, अखिलेश यादव के 1.5 करोड़ वोट को जोड़ दीजिएगा, डीएमके के लगभग 1 करोड़ 38 लाख वोट को जोड़ दीजिएगा, शिवसेना के लगभग 1.25 करोड़ वोट को जोड़ दीजिएगा, टीडीपी के लगभग 1.25 करोड़ वोट को जोड़िएगा, लेफ्ट के लगभग 1.25 करोड़ वोट को जोड़िएगा, एनसीपी के 85 लाख वोट को जोड़िएगा, जोड़ते चले जाइएगा तो हो सकता है आपका यह आंकड़ा उस 23 करोड़ के पार चला जाए जिस 23 करोड़ को बीजेपी ने पाया है। तो क्या वाकई मैथमेटिक्स के सहारे बीजेपी पराजित हो गई और नरेंद्र मोदी ने जो सियासी लकीर खींची है शायद वो मिट गई क्या? क्योंकि अगर गणित के आश्रय 2014 और 2019 के चुनाव को ही देख लीजिए तो बीजेपी को 2014 में 17 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद 6 करोड़ वोट और जुड़ गए। ये 6 करोड़ कौन थे? युवा थे। वह तबका था जो नया नया वोटर बना था, उसके लगभग 3 से 4 करोड़ बच्चे और जुड़ गए बीजेपी के साथ। और दूसरी तरफ 2014 में देखिएगा तो कांग्रेस के पास भी तकरीबन 10 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे जो बढ़े और 12 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद देखिएगा तो ममता बनर्जी के भी 2 करोड़ 12 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट कुछ लाख कम होते चले गए। तो क्या
यह गणित सिर्फ इतना भर है कि वोटों की तादाद जुड़ती चली जाए और हम एक एक नेता को देखना शुरू कर दें और हम ये मानकर चलें कि इस देश के भीतर जो प्रोफेशनल्स के भीतर गुस्सा है, जो इस देश के भीतर युवाओं में गुस्सा है सत्ता को लेकर, वह सारी चीजें उस विपक्ष को देख रहा है जिसमें यह मानकर चल रहा है कि किसी पॉलिटिशियन का कोई बेटा आज की तारीख में उसे निजात दिला देगा। बड़ा असंभव सा सवाल है ये। राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, करुणानिधि के बेटे स्टालिन, शरद पवार की राजनीतिक बिसात को देखिएगा तो उन्होंने एक वक्त राजीव गांधी को भी झटका दिया और एक वक्त सोनिया गांधी के खिलाफ भी खड़े हो गए। वह भी इस पूरे गणित में फिट बैठ रहे हैं विपक्ष के साथ। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती, यानी लकीर कैसे खींचते चले जाइएगा। देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक, एक लकीर है इस देश के भीतर में। और दूसरी लकीर देखना चाहते हैं तो सुल्तान शहाबुद्दीन ओवैसी के बेटे असफुद्दीन ओवैसी। इस देश में पॉलिटिशियंस की दूसरी कतार, दूसरी पीढ़ी, दूसरी विरासत को संभाले हुए पीढ़ी खड़ी हो जाएगी तो क्या वाकई इस देश को निजात मिल जाएगी? इस देश को लेकर क्या वाकई कोई विजन काम कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, या जो बेचैनी इस देश के युवाओं के भीतर है, प्रोफेशनल्स के बीच है, जो रिटायर्ड हो गए हैं नौकरशाह, उनके भीतर भी है? वो समझ नहीं पा रहे हैं अपना योगदान कैसे दें। और कोई पॉलिटिकल पार्टी उस जमीन को बनाना नहीं चाहती है जिसमें इस देश को एक साथ जोड़कर संघर्ष के लिए आमदा किया जा सके। कोई नहीं चाहता है। तो क्या यह माना जाए कि हर कोई यह सोच रहा है जैसे कांग्रेस से तंग आकर 2014 में बीजेपी को सत्ता थमा दी गई, ठीक उसी तरीके से हो सकता है 2024 नहीं तो 2029 में बीजेपी को हरा के फिर विपक्ष कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में सत्ता थमा दी जाएगी? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? यकीनन ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस देश के भीतर में पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस और करप्शन यह डाइल्यूट होते होते सिस्टम में कन्वर्ट हो गए हैं और आपको चीजें नजर नहीं आ रही हैं। जब हम विपक्ष के नेताओं का नाम ले रहे हैं, उनके बेटे का नाम ले रहे हैं, तो पता नहीं क्यों हमारे जहन में एक सवाल यह भी आता है, क्या आपको पता है कि कितनों के ऊपर केस चल रहा है? और जिसके पास सत्ता है, उस सत्ता में आने से पहले चाहे उनके ऊपर केस चल रहा हो, चाहे वो इस देश के गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नेताओं की फहरिस्त हो, चाहे सांसदों की फहरिस्त हो, सब पर जो भी केस जिस भी रूप में चलते रहा, लेकिन जैसे ही वो पद संभालता है और उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पद आ जाता है तो फिर वह दिशा निर्देश देने की दिशा में बढ़ जाता है। और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर राजनीतिक सत्ता ने जो संकट पैदा किया है, उस संकट का पैमाना इतना बड़ा है कि उसमें तमाम विपक्षी राजनीतिक दल जो सोच नहीं पाएंगे, उन परिस्थितियों को यह राजनीतिक सत्ता इस देश के भीतर में पैदा कर रही है। तो सवाल यह है कि अगर विपक्ष एक साथ बैठता है और एक साथ अगर वह चुनाव के मैदान में भी आ जाता है, तो भी इस देश के भीतर में लोगों के साथ यही सवाल खड़ा होगा, आखिर रोजगार के लिए इनके पास कौन से रास्ते हैं? आखिर इस देश के उद्योगों को जीवित करने के लिए इनके पास कौन से रास्ते हैं? मनरेगा जैसे क्षेत्र में अब घोटाले हो रहे हैं, और घोटाले ही नहीं, उनकी आकलन जब किया गया तो 95,000 करोड़ तक का घपला मनरेगा के क्षेत्र में हो गया। इस देश के भीतर में जो ईडी की जांच करता है, ठीक वैसे ही जो इससे पहले मनमोहन सिंह के दौर में सीएजी की जांच कर रहे थे विनोद राय, वह भी बीजेपी में आ गए। और अब जानकारी आ रही है कि ईडी की जांच करने वाले वह अधिकारी जिन्होंने 2G स्कैम की जांच की, जिन्होंने कोयला स्कैम की जांच की, जिन्होंने एयरसेल मैक्सिल की जांच की, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम की जांच की, वो राजेश्वर सिंह अब बीजेपी में आने को तैयार है। ये कौन सी परिस्थिति है कि आखिरी रास्ता इस देश में राजनीति का ही है? यानी प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, सिर्फ राजनीति। और अगर ये एकजुट होते हैं तो इसमें से तो किसी को भी कल जेल में बंद किया जा सकता है, क्योंकि हर के कंधे पर करप्शन का चार्ज है। यह अलग मसला है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता ने करप्शन को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लिया है।
क्योंकि ईडी जिन पर दायर की गई है, ईडी के द्वारा केस, उसमें डीएमके के आधे दर्जन नेता हैं। डी राजा हैं, कनिमोझी है, दयानिधि मारन है, पलानीस्वामी है। कांग्रेस के आधे दर्जन से ज्यादा नेता हैं, जिसमें चिदम्बरम भी हैं, कार्ति चिदम्बरम भी हैं, अशोक चौहान भी हैं, दिगंबर कामत भी हैं, नवीन जिंदल भी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी तरीके से आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी, जगन रेड्डी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी के नेता तो ईडी के फाइल में दर्ज हैं। इनके खिलाफ तो कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि करप्शन को करप्शन से खत्म नहीं किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि जब विकल्प की राजनीति की जरूरत इस देश में हर आम शख्स महसूस कर रहा है और यह जान रहा है कि क्राइसिस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाएगा। क्या आपने कल्पना की है कि रोजगार देना तो दूर, इस देश के भीतर में रोजगार कम कर दिए गए, सरकारी नौकरियों में रोजगार कम हो गए। जो पीएसयूज के पेरोल्स पर काम करने वाले थे, जब मनमोहन सिंह की सत्ता जा रही थी 2014 मार्च के महीने तक, उस समय काम करने वाले लोगों की तादाद थी 13,91,306। 13,91,306 पीएसयू पेरोल पर थे 2014 मार्च में। 2017 में यह घट के आंकड़ा आता है 11,30,000। 2018 में घटकर आता है 10,90,000। 2019 में घटकर आता है 10,30,000 और 2020 में घटकर आता है 9,20,000। यानी 4 लाख से ज्यादा लोग पेरोल्स पे जो थे वह कम हो गए। इसमें महिलाओं की स्थिति भी नाजुक हुई है। 2017 में लगभग 1.25 लाख महिलाएं पीएसयूज के पेरोल पर थी, जो कि नौकरियां कर रही थी। लेकिन 2019 में यह घटते घटते 87,000 पर आ गया है और लेटेस्ट डाटा बतला रहा है कि यह लगभग 72,000 पर आ गया है। यानी 4 साल के भीतर 1.25 लाख से 72,000 तक महिलाओं के पास भी काम खत्म हो गया, उनकी संख्या भी कम हो गई। यानी रोजगार मिलना था लेकिन रोजगार कम हो रहा है। इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में जो टोटल रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, उनकी तादाद भी देखिएगा तो 2014 में 33 लाख हुआ करती थी। 2018 में यह घटकर 31,19,000 हो गई और आज की तारीख में यह घटते घटते 31 लाख तक पहुंच गई है, जबकि सैंक्शन पोस्ट 40 लाख है। यानी 9 लाख पद अभी भरे जाने हैं जो नहीं भरे गए हैं। तो क्या खाली पद जो हैं अलग से क्रिएट नहीं करना है? इस सिस्टम का हिस्सा है। इस सिस्टम के हिस्से में भी आप इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि उन पदों को भरा जाए, जबकि इस देश की जनता ने तो आपको लोकसभा, राज्यसभा, तमाम विधानसभा में तमाम जगह पद दे दिए हैं। लोकसभा में एनडीए के पास 382 सांसद है, 543 में से निर्णय उसी को लेना है। और आपकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री काम कर रही है वह कुल मिला के 81 लोगों को मंत्री बना सकती है और 77 मंत्री आप बना चुके हैं, सिर्फ 4 पद खाली है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि किस मंत्रालय में कितना पद खाली है। रेलवे में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। सैंक्शन है 15,07,000 और है 12,48,000 लोग काम कर रहे हैं। होम अफेयर जो अमित शाह जी का मंत्रालय है, 10,20,000 सैंक्शन है, काम करने वाले हैं 9,48,000, यानी 72,365 पद वहां भी खाली हैं। डिफेंस में इसी तरीके से 1,87,000 पद खाली हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 78,000 पद खाली है। बाकी डिपार्टमेंट्स को जोड़िएगा तो उसमें भी 90,000 से ज्यादा पद खाली है, क्योंकि इस देश के भीतर में जो सैंक्शन पद हैं 40 लाख के लगभग में आपने भरे हैं सिर्फ 31,18,956। यह स्थिति है। अब सवाल यह है कि किस क्षेत्र में आप क्या काम करते हैं। जब हम आपसे बात करते हैं कि आपने इस पूरे सिस्टम को ही ऑर्गेनाइज्ड वे में डाइल्यूट किया है। एग्रीकल्चर का जिक्र आप बार बार करती है, सरकार करती है, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब आप देखना शुरू कर दीजिएगा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, यानी मोदी सरकार के अधीन है, 308 पद खाली हैं। पंचायती राज 57 पद खाली हैं। एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन 2001 पद खाली हैं। कंज्यूमर अफेयर 422 पद खाली हैं। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 2180 पद खाली हैं। फर्टिलाइजर 88 पद खाली हैं। रूरल डेवलपमेंट 130 पद खाली हैं। कोल इंडिया, कोल के हिस्से से जुड़ा हुआ 139 पद खाली हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन है उसमें भी 43 पद खाली हैं। एमएसएमई जिसका जिक्र बार बार होता है उसमें भी 1,150 पद खाली हैं। कुल सैंक्शन पद 2,970 है और आपने भर्ती की हुई है 1,820 पर ही। इस देश के भीतर में जो स्थिति है, हम कह रहे हैं कि पीएमओ के भीतर देखिए 511 पद
सैंक्शन पद हैं, लेकिन काम करने वाले 397 हैं। आप कहेंगे अच्छा पीएमओ में 511 पद, जी हैं, और उनको पद पीएमओ के उस पूरे जो सैंक्शन किया जाता है बजट में उसके जरिए कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की सेक्रेटरीट में 60 लोग की जगह है, लेकिन 51 पद पर भर चुके हैं, वो 9 पद खाली है। प्रेसिडेंट के हिस्से में 346 पद आते हैं, 271 पर भर्ती है, बाकी पद खाली पड़े हुए हैं। सवाल यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में पद सारे भरे हुए हैं, इस देश की लोकसभा में सारे पद भरे हुए हैं, राज्यसभा में सारे पद भरे हुए हैं, विधानसभा में सारे पद बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पद नहीं भरते हैं इस देश की जनता को रोजगार देने के लिए, उल्टे आप कम करते चले गए। 4 लाख पद आपने पीएसयूज के कम कर दिए 2014 से 2020 के बीच में। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस दौर में भारत में महंगाई बढ़ी, बैंक रेट कम हुए, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। उसका एक आकलन अगर आपको देखना हो तो इससे समझिए कि इस देश के भीतर में जो खर्च किया जाता है कर्मचारियों पर, वह खर्च बढ़ते चला गया। और इसका एक दूसरा हिस्सा अगर देखना है तो इस देश के भीतर जितने पीएसयूज काम करते हैं उनसे जो सरकार को कमाई होती थी, यानी उनका जो डिविडेंड था, वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तक बड़ा फायदेमंद था। मोदी सरकार के आने के बाद वो घाटे में क्यों हो गया और डिविडेंड कम कैसे होता चला गया? एक आकलन खाली समझ लीजिए। 2014 में इस देश के जो पीएसयू से जो डिविडेंड मिलता था वह था 88,188 करोड़, 88,188 करोड़। आज की तारीख में वह कम होते होते 2021 में आ गया 26,104 करोड़। अब आप कल्पना कीजिए कि 4 गुना ज्यादा डिविडेंड 2014 में मनमोहन सिंह के दौर में था, अब 4 गुना कम हो गया। लेकिन इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट यानी पीएसयूज को बेचना और कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट को बेचना, यह स्थिति आकर खड़ी हो गई। यह कौन सा सिस्टम है? अगर इस पे भी अगर आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि यह 2014 से पहले की राजनीतिक गठजोड़ के गठबंधन पर ध्यान जरूर देती थी। लेकिन इस काल में 2014 के बाद बीजेपी मायने नहीं रखती है, आरएसएस मायने नहीं रखती है। इस देश में कॉरपोरेट मायने रखता है, इस देश में प्राइवेटाइजेशन मायने रखता है, इस देश में कैपिटल मायने रखता है, इस देश में बैंक मायने रखता है, इस देश में माइंस मायने रखता है, और इस देश में जितनी भी पॉलिसी है उसका मोनेटाइजेशन मायने रखता है। यानी इस देश की पूरी सिस्टम को ही इस तरीके से एक इकोनॉमिक मॉडल में मौजूदा वक्त की सत्ता ने लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर आप अल्टरनेटिव जो सोचते हैं वह अभी भी उस वोट बैंक के आश्रय देखते हैं, जो वोट बैंक नए सिरे से डिफाइन कर रहा है। 2021 में हम आकर खड़े हैं। आखिर वो कौन सी वजह है कि इस देश के भीतर युवाओं के पास रोजगार नहीं, लेकिन युवाओं को लेकर कोई विजन किसी के पास नहीं? क्या वजह है कि जो पीएसयूज है वो घाटे में और उनको बेचने की पूरी प्रक्रिया खुले तौर पर हो रही है, लेकिन सब कुछ इस देश में चल रहा है? पार्लियामेंट में थोड़ा हंगामा मानसून सत्र में नजर जरूर आया, लेकिन एक सिस्टम काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे लगता है आज तुम्हारी बारी है, कमा लो, सुख भोग लो, मस्ती कर लो, मलाई खा लो, कल हम भी खा लेंगे। यह परिस्थिति शायद 2014 से पहले जो राजनीतिक परिवर्तन इस देश में होते थे सोचे जा सकते हैं। जो यह सोचते हैं कि हमारे पास दलितों का वोट बैंक है, जो ये सोचते हैं हमारे पास यादवों का वोट बैंक है, जो ये सोचते हैं कि हमारे पास जाटवों का वोट बैंक है, जो ये सोचते हैं कि हमारे पास ओबीसी है, जो यह सोचते हैं कि हम सोशल इंजीनियरिंग के जरिए चीजों को कर लेंगे, वह शायद इस देश की कैपिटल मोनेटाइजेशन और ईवीएम के एस्पेक्ट को भी नहीं समझ पा रहे हैं। वह डेमोक्रेसी के उस डेफिनेशन को नहीं समझ पा रहे हैं जिसको चुनाव के तौर तरीकों में ही बदल दिया गया। और ये नए तरीके से इस देश के भीतर की बेचैनी है, जो बेचैनी इस देश के विपक्षी नेताओं की बैठकों से मेल नहीं खाती है। जब ये बैठक होती है, 18 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठते हैं और खबर के तौर पर क्या रेंगता है, 3 पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया गया, उसमें एआईएमआईएम को नहीं बुलाया गया, उसमें मायावती को नहीं बुलाया गया, उसमें आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया गया, तो इन 3 पॉलिटिकल पार्टी की उस दौर में हैसियत क्या थी? 2014 या 2019 में आम आदमी पार्टी लगभग 27 से 28 लाख के भीतर ही वोट पा पाई पूरे देश में। एआईएमआईएम लगभग 12 लाख से लेकर 15 लाख के भीतर ही वोट उसको मिले हैं। बीएसपी को जो वोट मिले हैं वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ के बीच में ही वोट मिले हैं। यही हैसियत है, और यही हैसियत कमोवेश इस देश के हर छत्रप में है। वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, शिवसेना हो, टीडीपी हो, एनसीपी हो, जेडीएस हो, जीएमएम हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लीजिए,
किसी की कोई। इसका मतलब है कि कांग्रेस को या तो कोई नया प्रयोग राजनीतिक तौर पर करना होगा या कांग्रेस को नई दिशा में सोचना होगा। यहां सवाल एकला चलो का नहीं है, यहां सवाल उस विजन का है जिस विजन के दायरे में इस देश के भीतर की बेचैनी पॉलिटिकल इक्विपमेंट के तौर पर आए और वो हथियार और औजार बनकर काम करने की शुरुआत कर दे। क्योंकि योगदान देने को लोग तत्पर हैं। इस देश के वो कॉरपोरेट जो सत्ता के साथ नहीं है वह भी चाहते हैं इस देश में कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा हो, लेकिन मीटिंगों से कैसे खड़ा होगा यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि उनके भीतर वही नेताओं की मौजूदगी है जिसका जिक्र हमने आपको कर दिया और बता दिया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस देश के भीतर की बेचैनी और इस देश के भीतर का आक्रोश पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से क्यों मिसमैच कर रहा है, जो विपक्ष के हैं उनसे मिसमैच क्यों कर रहा है। क्या अभी भी विपक्ष के नेताओं की अपनी जिंदगी लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं बैठा पा रही है? उनके पेट अभी भी भरे हैं, उनका खजाना अभी भी इतना है कि वो जानते हैं कि 3, 4, 5 पीढ़ी तक तो उन्हें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तो तब तक अपनी मौजूदगी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल नेता के तौर पर जिलाए रखें। और शायद ध्यान दीजिए, इस देश के तमाम छत्रपों के नेता की जो नुमाइंदगी दिल्ली में कहते हैं, कहा जाता है सभी बीजेपी या मोदी के पेरोल पर है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता का जिक्र कर लीजिए, सबके पास मैसेज यही है, वही मैनेज करते हैं, वही चलाते हैं, क्योंकि एक वैक्यूम है पॉलिटिकल तौर पर इस देश के भीतर में। और इस देश के भीतर में चाहे संपादकों की लकीर हो, चाहे इस देश के भीतर में ब्यूरोक्रेट्स की लकीर हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए की लकीर हो, सबके सामने एक आखिरी मंत्र यही है कि हम सत्ता में शामिल हो जाएं, हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, हमें सुविधा मिल जाए। इसीलिए ईडी के उस शख्स राजेश्वर सिंह का जो नाम आया कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, चूंकि यूपी के सुल्तानपुर से आते हैं और यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो उन्हें भी टिकट दे दिया जाएगा और वह भी चुनाव लड़कर जीत जाएंगे। तो तमाम चीजें एक वक्त में उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था और उन्होंने जिन जिन केसेस को खंगाला है, उस केस में विपक्ष निशाने पर आया। और विपक्ष जब निशाने पर आने का मतलब है कांग्रेस और प्लस यानी यूपीए के लोग निशाने पर आए। जिस जिस केस को उन्होंने छाना, चाहे वो 2G स्कैम है, चाहे कोल माइंस का मसला है, चाहे कॉमनवेल्थ का है, चाहे एयरसेल मैक्सिम का मामला है, इन सभी से ये ईडी अधिकारी के तौर पर काम करते रहे। और ईडी ने जो 125 लोगों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, उस 125 लोगों में जो पॉलिटिशियंस मौजूदा वक्त के हैं उनकी संख्या 95 है और ये खुद शामिल हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी में। यानी सिस्टम ही हम ऐसा बना दे कि जो सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस निकले वह बीजेपी के साथ, जो इलेक्शन कमीशन से निकले वह बीजेपी के साथ, जो इस देश में सीएजी निकले वह बीजेपी के साथ, इस देश में ईडी से निकले वह बीजेपी के साथ, जो सीबीआई का अधिकारी कल निकले वह बीजेपी के साथ। यानी एक पूरा सिस्टम ऐसा काम कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सत्ता के लिए काम करेगा। तब सोचने की कोशिश कीजिए वह कौन सा विजन होगा जो वर्चुअल मीटिंग से हटकर इस देश की विपक्ष की राजनीति को जीवित कर पाए और इस देश के लोगों के भीतर के गुस्से और आक्रोश को अपने साथ समेट पाए। शायद यह सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर सबसे बड़ा वैक्यूम आकर खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले इस देश की हालत इससे ज्यादा बुरी कभी नहीं थी। इससे पहले इस देश का विपक्ष ऐसी बुरी हालत में कभी नहीं था। इससे पहले इस देश के पॉलिटिशियंस हो या प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसी स्थिति इससे पहले कभी देश में आई नहीं थी। इस देश के भीतर में रोजगार का सवाल हो या फिर सरकारी कंपनियों से कमाई का सवाल, ऐसी बुरी स्थिति इससे पहले थी ही नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद एक आस और एक उम्मीद अगर समूचा विपक्ष यह लगाकर बैठा है कि वह अगर वर्चुअली अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ जुड़ जाए और फिर इस देश को विकल्प दे दे, तो फिर शायद यह हवा में पुलाव बनाने वाली स्थिति है। यह ख्वाब देखने की सोच है, क्योंकि इस देश के भीतर के हालात शायद इस देश के तमाम वकील हों, प्रोफेसर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले इंटेलेक्चुअल्स हों, इस देश का युवा क्यों ना हो, लेकिन उसे नहीं पता है इस देश में उसका योगदान है क्या। और अगर वह योगदान देना भी चाहता होगा तो शायद उसके सामने एक अंधेरा छा जाएगा कि आखिर वो अपना योगदान दे तो कहां दे, क्योंकि इस तरीके की पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह हो चली है कि इस देश में जब जब सत्ता के विकल्प के तौर पर
उन पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पारंपरिक तौर पर ही जुड़ते हैं और इस दिशा में सोचना शुरू करते हैं कि अगर उनके वोट को मिलाते चला जाए तो फिर बीजेपी या कहें मोदी को मात दी जा सकती है। शायद यह एक असंभव सी सोच है। यह सोच 2014 से पहले की सियासत में फिट बैठ सकती होगी, लेकिन हमें लगता है 2024 के बाद की सियासत या मौजूदा वक्त में भी भारत जिस दिशा में बढ़ चुका है, ऐसे में इस देश के पास सिवाय कंगाली के, मुफलिसी के, बेरोजगारी के और शायद आर्थिक विपन्नता के कुछ भी नहीं है। इस देश में कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम भी है तो वह ऑर्गेनाइज्ड वे में आकर खड़ा हो गया है। यानी सिस्टम करप्शन का हिस्सा है और करप्शन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको इस देश में सिवाय सत्ता की ईमानदारी के कुछ दिखाई नहीं देगा। अलग अलग तरीके से लोकतंत्र की परिभाषा हर सत्ता काल में गढ़ी गई, लेकिन मौजूदा वक्त में लोकतंत्र की परिभाषा सत्ता के साथ अगर आप खड़े हैं तो वही लोकतंत्र है। हमें लगता है आज जरा इन पन्नों को पलटिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वह कौन सी स्थिति है जिसमें बार बार विपक्ष इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर वह एकजुट हो गया तो इस देश को विकल्प दे देगा, जबकि हर कोई जानता है इस देश के भीतर में भारत न सिर्फ सबसे युवा है बल्कि दुनिया के मानचित्र पर भारत में सबसे ज्यादा युवाओं की तादाद है और वही युवा सबसे बड़ी तादाद में बेरोजगार है, लेकिन वह आंदोलन करने के लिए खड़ा नहीं होता है। इस देश के राजनीतिक दल युवाओं को खड़ा कर पाने में सक्षम नहीं है। अभी तक जिस राजनीतिक जमीन पर वो चलते रहे वह राजनीतिक जमीन मौजूदा वक्त में पूरी तरीके से भोतरी हो चली है। हमें लगता है कि जब इस बात का जिक्र होता है कि एक विपक्ष एकजुट होना चाह रहा है, यह सोचकर कि 2019 में बीजेपी को कितने वोट मिले थे, यही 23 करोड़ वोट, लेकिन विपक्ष को तो 23 करोड़ से ज्यादा वोट मिले थे। उसमें सिर्फ कांग्रेस को ही 12 करोड़ वोट मिले थे और अगर उसमें ममता बनर्जी के 2.5 करोड़ वोट को जोड़ दीजिएगा, अखिलेश यादव के 1.5 करोड़ वोट को जोड़ दीजिएगा, डीएमके के लगभग 1 करोड़ 38 लाख वोट को जोड़ दीजिएगा, शिवसेना के लगभग 1.25 करोड़ वोट को जोड़ दीजिएगा, टीडीपी के लगभग 1.25 करोड़ वोट को जोड़िएगा, लेफ्ट के लगभग 1.25 करोड़ वोट को जोड़िएगा, एनसीपी के 85 लाख वोट को जोड़िएगा, जोड़ते चले जाइएगा तो हो सकता है आपका यह आंकड़ा उस 23 करोड़ के पार चला जाए जिस 23 करोड़ को बीजेपी ने पाया है। तो क्या वाकई मैथमेटिक्स के सहारे बीजेपी पराजित हो गई और नरेंद्र मोदी ने जो सियासी लकीर खींची है शायद वो मिट गई क्या? क्योंकि अगर गणित के आश्रय 2014 और 2019 के चुनाव को ही देख लीजिए तो बीजेपी को 2014 में 17 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद 6 करोड़ वोट और जुड़ गए। ये 6 करोड़ कौन थे? युवा थे। वह तबका था जो नया नया वोटर बना था, उसके लगभग 3 से 4 करोड़ बच्चे और जुड़ गए बीजेपी के साथ। और दूसरी तरफ 2014 में देखिएगा तो कांग्रेस के पास भी तकरीबन 10 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे जो बढ़े और 12 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद देखिएगा तो ममता बनर्जी के भी 2 करोड़ 12 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गए। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वोट कुछ लाख कम होते चले गए। तो क्या यह गणित सिर्फ इतना भर है कि वोटों की तादाद जुड़ती चली जाए और हम एक एक नेता को देखना शुरू कर दें और हम ये मानकर चलें कि इस देश के भीतर जो प्रोफेशनल्स के भीतर गुस्सा है, जो इस देश के भीतर युवाओं में गुस्सा है सत्ता को लेकर, वह सारी चीजें उस विपक्ष को देख रहा है जिसमें यह मानकर चल रहा है कि किसी पॉलिटिशियन का कोई बेटा आज की तारीख में उसे निजात दिला देगा? बड़ा असंभव सा सवाल है ये। राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, करुणानिधि के बेटे स्टालिन, शरद पवार की राजनीतिक बिसात को देखिएगा तो उन्होंने एक वक्त राजीव गांधी को भी झटका दिया और एक वक्त सोनिया गांधी के खिलाफ भी खड़े हो गए। वह भी इस पूरे गणित में फिट बैठ रहे हैं विपक्ष के साथ। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती, यानी लकीर कैसे खींचते चले जाइएगा। देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक, एक लकीर है इस देश के भीतर में। और दूसरी लकीर देखना चाहते हैं तो सुल्तान शहाबुद्दीन ओवैसी के बेटे असफुद्दीन ओवैसी।
इस देश में पॉलिटिशियंस की दूसरी कतार, दूसरी पीढ़ी, दूसरी विरासत को संभाले हुए पीढ़ी खड़ी हो जाएगी तो क्या वाकई इस देश को निजात मिल जाएगी? इस देश को लेकर क्या वाकई कोई विजन काम कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, या जो बेचैनी इस देश के युवाओं के भीतर है, प्रोफेशनल्स के बीच है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, नौकरशाह उनके भीतर भी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं अपना योगदान कैसे दें? और कोई पॉलिटिकल पार्टी उस जमीन को बनाना नहीं चाहती है जिसमें इस देश को एक साथ जोड़कर संघर्ष के लिए आमदा किया जा सके। कोई नहीं चाहता है। तो क्या यह माना जाए कि हर कोई यह सोच रहा है जैसे कांग्रेस से तंग आकर 2014 में बीजेपी को सत्ता थमा दी गई, ठीक उसी तरीके से हो सकता है 2024 नहीं तो 2029 में बीजेपी को हरा के फिर विपक्ष कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में सत्ता थमा दी जाएगी? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? यकीनन ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इस देश के भीतर में पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस और करप्शन यह डाइल्यूट होते होते सिस्टम में कन्वर्ट हो गए हैं और आपको चीजें नजर नहीं आ रही हैं। जब हम विपक्ष के नेताओं का नाम ले रहे हैं, उनके बेटे का नाम ले रहे हैं, तो पता नहीं क्यों हमारे जहन में एक सवाल यह भी आता है, क्या आपको पता है कि कितनों के ऊपर केस चल रहा है? और जिसके पास सत्ता है, उस सत्ता में आने से पहले चाहे उनके ऊपर केस चल रहा हो, चाहे वो इस देश के गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे नेताओं की फहरिस्त हो, चाहे सांसदों की फहरिस्त हो, सब पर जो भी केस जिस भी रूप में चलते रहा, लेकिन जैसे ही वो पद संभालता है और उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पद आ जाता है तो फिर वह दिशा निर्देश देने की दिशा में बढ़ जाता है। और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर राजनीतिक सत्ता ने जो संकट पैदा किया है, उस संकट का पैमाना इतना बड़ा है कि उसमें तमाम विपक्षी राजनीतिक दल जो सोच नहीं पाएंगे, उन परिस्थितियों को यह राजनीतिक सत्ता इस देश के भीतर में पैदा कर रही है। तो सवाल यह है कि अगर विपक्ष एक साथ बैठता है और एक साथ अगर वह चुनाव के मैदान में भी आ जाता है, तो भी इस देश के भीतर में लोगों के साथ यही सवाल खड़ा होगा, आखिर रोजगार के लिए इनके पास कौन से रास्ते हैं? आखिर इस देश के उद्योगों को जीवित करने के लिए इनके पास कौन से रास्ते हैं? मनरेगा जैसे क्षेत्र में अब घोटाले हो रहे हैं, और घोटाले ही नहीं, उनकी आकलन जब किया गया तो 95,000 करोड़ तक का घपला मनरेगा के क्षेत्र में हो गया। इस देश के भीतर में जो ईडी की जांच करता है, ठीक वैसे ही जो इससे पहले मनमोहन सिंह के दौर में सीएजी की जांच कर रहे थे विनोद राय, वह भी बीजेपी में आ गए। और अब जानकारी आ रही है कि ईडी